पास में भारत की 3 चीजें हुआ करती थी। तो बेटा ध्यान से सुनना, जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे भारत के जो आजाद हुआ उस आजादी के अंदर में किस तरह से सिचुएशन थी और उन सिचुएशंस को किस तरह से चेंज किया गया। तो सुनिए बेटा, उस टाइम में अगर हम मेरे से पूछा जाए या ये आपसे पूछा जाए तो उस टाइम में 3 पर्सन जिन्होंने भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को, भारत के ज्योग्राफी को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना और ब्रिटिश से लॉर्ड माउंटबेटन। तो बेटा देश आजाद हो गया था, तो आजाद होने के बाद में देश पूरा आजाद नहीं हो रहा था, जो ब्रिटिश आजाद कर रहा था। अभी तक हम सबको ये मालूम है कि जो देश आजाद हुआ वो ब्रिटेन से आजाद हुआ। एम आई राइट? यस सर। देश बेटा ब्रिटेन से आजाद नहीं हुआ। उस टाइम में भारत का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के हाथ में था और लगभग 40%, 40% हिस्सा देसी रियासतों के पास में था। जो राजा थे, रजवाड़े थे, ये इनके हाथ में हुआ करता था। ठीक है, अब देश आजाद तो सिर्फ ब्रिटेन से हो रहा था, राजा रजवाड़ों से नहीं। टोटल जो कंट्री थी हमारी, टोटल जो एरिया था कंट्री का, उसमें से एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का था, ब्रिटेन के हाथों में था। ठीक है, तो देश वहां से आजाद हो रहा था और लगभग 40% हिस्सा, 40% हिस्सा राजा रजवाड़ों के हाथ में था। कोई राजा जूनागढ़ का राजा था, कोई सौराष्ट्र का राजा था, कोई जयपुर का था, कोई पंजाब का था, कोई बिहार का था। तो अलग अलग ऐसे करके 40% हिस्सा जो भारत का वो राजाओं के हाथ में था। और कुछ परसेंट हिस्सा, जिसमें से 5 टेरिटरीज, वो फ्रांस के पास में थी। इसके अंदर में थी चंद्रनगर, यमन, पश्चिमी बंगाल में जो है चंद्रनगर, यमन, माहे, काराइकल और पौंडीचेरी। ये 5 चीज हमारी किसके पास में थी? ये फ्रांस के पास में थी। फिर दोहरा रहा हूं मैं, चंद्रनगर जो कि पश्चिमी बंगाल में है, यमन जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, फिर उसके बाद में माहे जो कि केरल का हिस्सा था, और कराईकल, कराईकल ये बोल सकते हैं कि चेन्नई से थोड़ा सा आगे 150 किलोमीटर वो, और एक पौंडीचेरी। तो ये 5 हिस्से, 5 टेरिटरी फ्रांस के हाथ में थे। तो क्वेश्चन ये भी था कि अब फ्रांस से वो हिस्सा कैसे लेना है। और फिर उसके बाद में कुछ हिस्सा पुर्तगाल के पास में था, गोवा, दादर, नगर हवेली और दमन, गोवा, दमन, द्वीप, दादर, नगर हवेली, ये गोवा के पास में हुआ करते थे। तो दिक्कत ये थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम में विदेश मंत्री हुआ करते थे और उनके बहुत ही सहायक, बहुत ही समझदार व्यक्ति थे वीके मेनन। वीके मेनन उनके सिविल सर्वेंट थे, एक तरह से ये लगा लीजिए आईएएस आईपीएस जितना इस टाइम में आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं। ब्रिटिश के टाइम में आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर नहीं होते थे, उस टाइम होते थे आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर। यूपीएससी का, आईएएस का एक्चुअल नेम था आईसीएस ऑफिसर, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर। तो उस टाइम में सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे वीके मेनन। तो ये लगा लीजिए वल्लभ भाई पटेल और वीके मेनन, एक और एक, दो नहीं 11 थे वो। बहुत जबरदस्त दिमाग था उनके अंदर में, बहुत बुद्धि थी उनके अंदर में। तो उन्हें उनके साथ में थे और उन्होंने विदेश मंत्रालय संभालते थे। तो अब इन दोनों व्यक्तियों के हाथ में देश को एकीकरण करने का मामला था। इस देश को किस तरह से एक बनाया जाए। तो बेटा आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों के ऊपर में एक ही प्रेशर था कि किस तरह से इस देश को एक किया जाए और किस तरह से पूरे भारत को एकीकरण लाया जाए। इनके पास में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो परेशानियां थी, वो ये थी कि ब्रिटेन के पास में जो हिस्सा है वो तो छोड़ के जा रहा है, बाकी जो 40% हिस्सा राजा रजवाड़ों के पास में वो कैसे मिलेगा।
जो फ्रांस के पास में हिस्सा है वो कैसे मिलेगा, जो पोंडाचेरी के पास में हिस्सा है वो कैसे मिलेगा। तो ये कोई क्वेश्चन आसान नहीं था। और अगर मेरे मायने में अगर बेटा ये पूछा जाए कि सर आपकी राय क्या है, तो बेटा ये मैं ये कहूंगा कि अगर सपोज अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, तो ये मान लीजिए जो आज हमारे पास में बिहार से स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे आसपास जो लोग पढ़ते हैं, हालांकि कई स्टूडेंट्स हमारे बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, उड़ीसा से हैं, यूपी से हैं, तो वो आज अगर उनसे पूछते कि आप नाना नानी के घर पे हो क्या हो, तो वो क्या बोलते हैं, बिहार के स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि हाँ सर मैं नाना नानी के पास में गई थी, एक इंटरनेशनल ट्रेन थी, वो इंटरनेशनल ट्रेन पहले गाजियाबाद देश से गुजरी, फिर आगे जा करके वो दूसरे देश से उत्तर प्रदेश देश से गुजरी, फिर उत्तर प्रदेश देश से जाकर के फिर वो पटना देश पहुंची, और पटना देश पहुंच करके फिर हम अपने बिहार देश पहुंच गए थे। ऐसा नक्शा होता। अगर मुझसे पूछते कि सर आपकी शादी कहाँ हुई, भाई शादी करने के लिए पहले मैंने गुड़गांव देश पार किया, फिर वहां से मैंने रेवाड़ी देश का वीजा लगवाया, वीजा लगवाने के बाद में फिर मैं राजस्थान देश में गया और वहां से शादी की, फिर वहां से वापस लेकर के आया। ये ऐसे बात हम कर रहे होते अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो, क्योंकि उस टाइम में 562 रियासतें थी पूरे देश के अंदर में, 562, मतलब कि 562 राजा रजवाड़े थे, ठीक है, जिसके अंदर में से कुछ तो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई थी, बाकी बच गई थी 529। तो वल्लभ भाई पटेल ने सभी राजा रजवाड़ों को एक कर लिया था। अब वो एक किया कैसे, वल्लभ भाई पटेल बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, दिमाग से वकील थे मेरी तरह, और हर बात को सोच कर समझ कर के बात करते थे। जहां बात प्यार से होती थी वहां से प्यार से भी समझाते थे, जहां प्यार से नहीं होती थी वहां से वो थोड़ा सा दबाव भी बनाते थे, गुस्सा भी करते थे। समझाने का तरीका उनका बहुत अच्छा था, क्योंकि वकील थे। जब वकील कोई बात करते हैं तो बहुत सोच समझ करके शब्दों की कहाँ इस्तेमाल, किस शब्द को कैसे करना है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो लगभग लगभग उन्होंने सभी राज्यों को अपने फेवर में कर लिया। और फेवर में कैसे किया, फेवर में ये कहा कि जो चीज आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रखी थी वही आप हमें दे दीजिए, बाकी सब आपका। तो बोले कि क्या, कि हमें आपके संचार चाहिए, संचार मतलब कम्युनिकेशन, कि जब हम अपने प्लेन आपके राज्य से उड़ाए तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संचार, कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, दूसरा विदेशी संबंध, फॉरेन रिलेशन, जब भी आप कोई दूसरे देश से बात करेंगे, अब वो आपका काम नहीं रहा, वो हमारा काम रहा है। तो याद रखना बेटा, तीन चीजों पर हर राजा की सहमति ली गई, कम्युनिकेशन, संचार, विदेशी संबंध, कि किस देश से क्या से बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, अब आपका कोई मतलब नहीं है, वो दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और तीसरा ये कि अब आप अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते, बाकी सब आपका। अब सब राजा मान गए, बोला ठीक है। अरे वो तो सिर्फ उनको बहकाने का एक तरीका था, जबकि जब उन्होंने ये मान लो, जब उन्होंने तीनों चीज ये दे ही दी तो फिर बचा क्या उनके पास में, सिर्फ एक महल और कुछ नहीं। बट लेकिन उन्होंने ले लिया। अब दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत आई बेटा हमारी तीन जगहों पर। मामला जो फंसा, जो परेशानी का मुद्दा बना, वो मुद्दा बना जूनागढ़, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये यहां तक बात समझ में आई आपको? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये तीन जगह पर हिस्सा मामला फंस गया था, जो वो भारत को एकीकरण करने चले थे। ये बात आई समझ में अब तक? कोई डाउट? नो सर। बात समझ में आ रही है ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? यस। ठीक है, आज आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूजन रहते हो कि भाई जम्मू कश्मीर क्या है।
बट लेकिन ये जो लेक्चर चलेगा बेटा, ये हमारा शायद 2 या 3 दिन में खत्म होगा। ये बहुत लंबी स्टोरी है। अगर हम अभी हमने 2019 के अंदर में एनआरसी देखा, जम्मू कश्मीर को 370 हटाया गया, वो देखा। उसके हटने के बाद में हमें इतना पता है कि जम्मू कश्मीर से 370 हट गया, भाई वो हमारा नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्यों जम्मू कश्मीर पे 370 लगाया गया? किस लिए? तो इसको समझने के लिए क्या तो अगर आपको पहले की बात मालूम है तो पहले की बात छोड़ देते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं। और अगर यहाँ की पहले की बात नहीं मालूम है तो हमें आगे से इसकी सोचना पड़ेगा, ताकि क्योंकि बेटा आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू आर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट एंड देन यू हैव टू नॉलेज कि व्हाट इज एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑनरेबल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग पूरे देश को एकीकरण कर लिया था। दिक्कत फंसी फ्रांस को, इसको जूनागढ़ को लेकर के, हैदराबाद को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के। अब हुआ क्या, दिसंबर 1950 में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चले गए, मतलब कि गुजर गए। बट हाँ, उनके पास में देश की आजादी के बाद में 2 साल बचे उनके पास में, तो उन्होंने 2 साल में ये सब कुछ कर लिया। अगर शायद थोड़ा दिन कुछ टाइम और जिंदा रह जाते तो शायद जम्मू कश्मीर का मामला भी सोल्व हो जाता। बट लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है। फिर उसके बाद में 1948 में गांधी जी चले गए, एक बहुत बड़ा झटका और देखा देश ने। बट लेकिन उससे पहले उन्होंने सब कुछ लगभग मोस्टली कर लिया था। पहला फंसा हैदराबाद जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ में क्या है बेटा, कभी अगर आपने गुजरात का हिस्सा देखा होगा, भारत की इस तरफ गुजरात देखा आपने, गुजरात का हिस्सा देखा बेटा आपने, गुजरात का हिस्सा? Yes, sir. तो गुजरात के जस्ट वो 2 ड्रॉप्स है ना, गुजरात के दो हिस्से से हैं, गुजरात की तरफ देखोगे तो जूनागढ़ वहां पड़ता है। अब वहां पर बेटा सिचुएशन क्या थी जूनागढ़ के अंदर में, कि वहां का जो राजा था महावत खान, उनके राजा का नाम था महावत खान। वो मुस्लिम था, लेकिन जनता हिंदू थी। वो मुस्लिम था और जनता क्या थी? मुस्लिम थी, सॉरी हिंदू थी। तो उसको ऐसा लगा कि मुझे पाकिस्तान के साथ में मिल जाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान के साथ में क्या हुआ, मिल गया। जनता, उसने क्या किया, 15 दिसंबर 1947 को 15 दिसंबर 1947 को गुजरात पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। बहुत ही शातिर दिमाग, वल्लभ भाई पटेल ने उसका आपत्ति जताई, बोले कि ये ऐसे मिल ही नहीं सकता, इसका ऐसे मिलना बिल्कुल इलीगल हुआ है। आप एक काम कीजिए, प्लेटिसाइड करवाइए। आप एक काम कीजिए, अगर वहां की जनता कहती है कि हमें राष्ट्र भारत पाकिस्तान के साथ में मिलना है, तो मैं पाकिस्तान के साथ में मिल जाएंगे। अगर वहां की जनता बोलती कि भारत के साथ में मिलना है, तो भारत के साथ में मिल जाएंगे। बट लेकिन प्लेटिसाइड होना चाहिए, मतलब कि चुनाव होना चाहिए वहां का। तो उस टाइम में जो माउंट बेटन थे, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। उससे पहले 30 या 32-33 और गवर्नर जनरल हुए थे भारत के, पर वो इतने अच्छे नहीं थे, उन्होंने सिर्फ भारत का शोषण करना चाहा। लेकिन जो माउंट बेटन थे, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये गलत हुआ है, एक काम करो आप चुनाव वो करवा लेते हैं, वोटिंग सिस्टम। तो उन्होंने वोटिंग सिस्टम, तो वोटिंग सिस्टम करवाने से पहले पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई एक काम करो, जूनागढ़ तुम ले लो, जूनागढ़ तुम ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अपना आकर के हमारे पाकिस्तान में आ जाओ और कागज वागज तैयार करवा लो, हम आपको जूनागढ़ आपको दे रहे हैं। लेकिन जब वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि जो चीज मेरी है उसे वापस लेने के लिए भाई मैं क्यों आपसे कागज वागज लूं बनवाऊं,
जो चीज मेरी है मैं क्यों करवाऊं? आप वहां पर वोटिंग करवा लीजिए। जनता अगर कहती है कि पाकिस्तान जाना है तो मोस्ट वेलकम, और अगर वो ये कहती है कि भारत आना है देन वेरी मोस्ट वेलकम। वहां पर चुनाव करवाया गया, माउंटबेटन के गाइडेंस में चुनाव करवाया गया। तो उनको क्या बोला गया, वहां पर 90%, 99% से ज्यादा लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। और भारत का जो हिस्सा था, गुजरात का जो हिस्सा था, सौराष्ट्र और जूनागढ़, वो भारत का हिस्सा बन गया। ये बात इस तरह से तो हमने जूनागढ़ अपने कब्जे में किया। ठीक है, अब हैदराबाद में फंसा। हैदराबाद के जो निजाम थे उनको मनाया गया, वो नहीं माने। अब जो वल्लभ भाई पटेल थे वो पहले प्यार से समझाते थे, फिर थोड़ा धमकाते थे, मजाक मस्ती करते थे, लेकिन वो जब नहीं मानता था तब वो अपने एक्चुअल रिएक्शन में एक्शन में आते थे। तो हैदराबाद के निजाम को खूब समझाया गया कि भाई आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप देखिए, पहले जब आप ब्रिटेन यहाँ पर था तब भी आप चुपचाप थे, और अभी भी आप चुपचाप रहो। जनता जो है, पब्लिक जो है, वो ब्रिटेन से ही आजादी नहीं चाहती। जनता आपसे भी आजादी चाहती है, सारे राजाओं से आजादी चाहती है। आप नहीं करोगे, जनता विद्रोह करेगी, और विद्रोह करेगी तो हमें सिर्फ 5 मिनट या 5 घंटे लगेंगे आपकी सारी रियासत छीनने में। तो अच्छी बात यह है कि आप प्यार से अपने आप को दिल्ली सरकार को सौंप दो। अगर आप प्यार से ये बात मानते हो तो हम आपको हैदराबाद का कोई गवर्नर जनरल बना देंगे, ताकि आपकी जिंदगी अच्छी तरीके से कट सके। पर ये सोच लेना, अगर आपने जिद करी तो उसके बाद में आप जिम्मेवार खुद होगे। तो वो बंदा बोला ठीक है, पहले तो कहेगा हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन जैसे ही वल्लभ भाई पटेल दिल्ली आए, उन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया हैदराबाद के निजाम ने। अब जब हैदराबाद के निजाम ने विद्रोह कर दिया, जब वल्लभ भाई पटेल को पता चला तो उन्होंने डिफेंस का सहारा लिया, मिलिट्री का सहारा लिया, और मिलिट्री के जोर पर उनको एक करवाया गया। बहुत पिटाई हुई हैदराबाद के निजाम की, और लास्ट टाइम में उसने सरेंडर किया और भारत में मिलाया गया। तो जूनागढ़ और हैदराबाद हमारे देश में ऐसे मिले, क्योंकि जो हैदराबाद को हमें कोई आपत्ति नहीं थी, वल्लभ भाई पटेल कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मिलिए। पर लेकिन आप ये बताइए कि आप भारत के नक्शे के अंदर में बिल्कुल बीच में बैठे हुए हो, तो पाकिस्तान से आप कैसे जाओगे? और यहाँ पर आगे पाकिस्तान से कैसे जाओगे? मतलब कि भारत एक हिस्सा है पूरा, और उस हिस्से के अंदर में एक छोटा सा हिस्सा है जो पाकिस्तान का है। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? ये तो वो वाली बात हो गई कि पूरा घर भाई मेरा, इसके अंदर में जो टॉयलेट बाथरूम है ना, वो किसी पड़ोसी का है। वो अब ये बताओ कि आप अपने घर की किचन या टॉयलेट बाथरूम किसी पड़ोसी को इस्तेमाल करने दोगे? अगर पड़ोसी यहाँ पर बार बार आएगा कि मुझे खाना बनाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, ये करने दोगे? आप ये घर के अंदर, या तो भाई अपनी टॉयलेट बाथरूम उठा करके कहीं और लेके जाओ, तो मेरे घर के अंदर में क्यों बना रहा है? तो वही वाली बात हो गई थी कि आपका जो हैदराबाद है, ये बिल्कुल भारत के बीच में है। तो आप वहां पर कैसे सब वो रखोगे? इट मीन्स कि भारत का पूरा हिस्सा, उसके अंदर में से एक हिस्सा पाकिस्तान का है, यानी आपकी आना जाना पूरा लगा रहेगा। तो इस बात पर वो नहीं माने, तो लास्ट टाइम में वो पिटाई कुटाई खा करके मिलिट्री के जोर पे उनको अपने अंडर किया गया। इतनी बात आ गई समझ में बेटा? Yes, sir. है ना? अब हुआ क्या? अब दिक्कत असली अब आने वाली थी, जो कि आई जम्मू कश्मीर को लेकर के। जम्मू कश्मीर की बात है, ये बात थी आजादी से जस्ट 2-3 महीने पहले की बात थी। तो वी के मेनन कौन थे? वी के मेनन, बोलो भाई। वी के मेनन
सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिविल सर्विस से होने वाले एक बहुत समझदार सचिव थे, उनके सुरक्षा सचिव थे वीके मेनन, ठीक है। उन्होंने मिलकर के कश्मीर को अपने हिस्से में लेना स्टार्ट किया। तो उस टाइम में कश्मीर के राजा हुआ करते थे। राजा का क्या नाम था मालूम है? राजा का नाम था हरि सिंह। अब इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ हिंदुस्तान, बीच में कश्मीर। क्योंकि कश्मीर जो था वो ना तो पाकिस्तान का था और ना ही हिंदुस्तान का था। क्यों? ऐसा मैंने क्यों कहा? इसलिए क्योंकि ब्रिटेन वाले ऐसा मानते थे कि जो राजे रजवाड़े हैं उनको या तो आप प्यार से मना करके अपने देश में मिलाओ तो हम मानेंगे कि ये भारत का हिस्सा है, या फिर वो अपनी खुशी-खुशी पाकिस्तान में मिल जाए तो हम ये मानेंगे कि पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं तो वो अगर वो कहीं पे भी नहीं जाना चाहते तो वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? वो इंडिपेंडेंस है कि वो ना भारत का ना पाकिस्तान का। तो यही कारण किया वो गए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के साथ में जब पटेल साहब वहां पर गए तो वहां पर थे वीके मेनन, पटेल साहब, लॉर्ड माउंटबेटन, कश्मीर के राजा हरि सिंह से बात की गई। तो कश्मीर जैसे राजा होते हैं ना हमेशा, उनको प्रजा से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, सिर्फ अपने आप से। तो वो राजा भी बिल्कुल एक इसी प्रकार के राजा थे। जब माउंटबेटन पटेल साहब वहां पर गए तो उनसे पूछा गया कि हाँ जी, राजा हरि सिंह कहाँ पर है? तो उन्होंने बताया कि भाई राजा हरि सिंह अभी शिकार खेलने के लिए गए हैं, आप कल आना। बोला ठीक है, हम कल आएंगे। फिर वो कल दूसरे दिन फिर गए। तो उनको बहुत शौक था कि कोई मेरे पास मिलने आए तो वो जो मिलने आए तो मेरे सैनिक उसको मेरे शौक बताए कि मैं क्या क्या करता हूँ। तो वो दूसरे दिन गए तो पूछा गया कि हाँ जी, राजा साहब कहाँ है? बोला जी वो गोल्फ खेलने के लिए गए हैं और उसके बाद में फिर वो घोड़े की रेस देखने के लिए जाएंगे, वहां पर उनका जुआ खेलेंगे। वो घोड़े की रेस पर देख खेलते ना, वो घोड़े की रेस पे जुआ खेलते हैं। तो वो वहां पर गए। इतनी बात समझ में आई आपको? Yes, sir. तो भाई उनको बोला गया दूसरे फिर तीसरे दिन फिर गए। बोला जी राजा कहाँ है? बोला जी राजा वो वहां पर गए, हॉर्स रेस में गए। वहां पर आज उनका बहुत बड़ा एक जुआ खेल रहे हैं वो, और वो वहां पर है। फोर्थ डे फोर्थ डे वल्लभ भाई पटेल गए अकेले, माउंटबेटन नहीं गए। बोले कि मुझे नहीं जाना। वो राजा बहुत तकड़ू है, ना तो मानता ना सुनता किसी की। हम इतनी बार जा रहे हैं लेकिन वो सुन मिल नहीं रहा। तो वो जब वहां पर गए तो बोला गया कि राजा कहाँ है? तो उनके मंत्री ने बोला कि राजा अपने महल में आराम कर रहे हैं, अभी अभी वो गोल्फ खेल के आए। बोला जगा दो। बोले जी जगा नहीं सकते, वो अभी सो रहे हैं। ठीक है। जब वो 2-3 घंटे बाद जब वो उठे तो उनसे बोला गया कि आपसे मिलने के लिए पटेल साहब आए हैं, बात करो। तो उनकी एक बहुत बढ़िया एक अदा थी। वो क्या बोलते थे कि जब उनको नहीं मिलना होता था तो ये बोलते थे कि मेरे पेट में दर्द है, जाके बोल दो, अभी मैं कल मिलूंगा। मंत्री ने लिखा ऐसे कि साहब ये पढ़ लो। वो वल्लभ भाई पटेल ने पढ़ा। बोला जी क्या है? अभी पेट में दर्द है। तब वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कहा, कोई बात नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अभी इसके पेट में दर्द आ जाएगी, जब सर में दर्द होगा ना तब ये खुद आएगा दिल्ली। चले गए। लास्ट टाइम में हुआ क्या, 3-4 हफ्ते बाद माउंटबेटन उनसे मिलने के लिए वापस चले गए। बोला राजा जी बात ऐसी है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने वाला है, तो आप फैसला कर लो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते हो या भारत में। बढ़िया रहेगा। अगर आप पाकिस्तान में जाते हो तो भारत आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा,
भारत आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा कि अगर आप पाकिस्तान मिलते हो तो। लेकिन अगर आप भारत में मिलते हो तो पाकिस्तान आपको प्रॉब्लम करेगा। आपके पास में पूरी आजादी है। आप पाकिस्तान जाना चाहते हो तो पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान आना चाहते हो तो हिंदुस्तान आ जाओ। हिंदुस्तान का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अगर आप वहां जाना जाना चाहते हो तो चले जाओ, यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। अगर आप पाकिस्तान चले गए तो भारत को बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर भारत चला गया, पाकिस्तान चला गया। अब वहां पर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो तो इस चीज के भूखे बैठे थे कि किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में आ जाए। अब यहाँ पर बेटा सिचुएशन अलग थी, जूनागढ़ वाली सिचुएशन थी यहाँ पर भी, बट लेकिन जूनागढ़ से थोड़ा सा उल्टा था। थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा उल्टा था कि जूनागढ़ में जो वहां का जो राजा था महावत खान, वो मुस्लिम था लेकिन प्रजा हिंदू थी। जम्मू कश्मीर में उल्टा था, यहाँ का जो राजा था हरि सिंह, वो हिंदू था लेकिन प्रजा मुस्लिम थी। प्रजा कैसी थी? मुस्लिम थी। तो पाकिस्तान इस ताक में बैठा था कि जो जूनागढ़ का काम किया है पटेल ने का किया था कि मैं प्लेटिसाइड करवाऊंगा, मैं वोट डलवाऊंगा कि कौन जनता किसके पक्ष में आना चाहती है। तो मैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी करवा लूंगा कि भाई जब जूनागढ़ में हुआ था तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी करवा लो। और कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना को ये पक्का भरोसा था कि वहां की जनता पाकिस्तान को वोट करेगी। तो वो खुश था कि प्लेटिसाइड हो जाए, भाई जूनागढ़ में भी तो हुआ है, यहाँ पर भी करवा लो। लेकिन दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने कहा कि राजा साहब बताओ, भारत देश आजाद होने वाला है, आप क्या करना चाहते हो? तो हरि सिंह का स्टैंड बिल्कुल साफ था। उसने एक ही बात कही कि भाई ना मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता, ना मैं भारत में मिलना चाहता, मैं तो राजा बना रहना चाहता हूँ। उस टाइम में माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे, भारत के पक्ष में थे। तो उन्होंने एक बात कही कि हाँ राजा साहब, आप अलग रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे अलग रह जाइए, ना तो आप पाकिस्तान में मिलो, ना आप हिंदुस्तान में मिलो, आप अलग भी हो सकते हो। लेकिन ये बात बनेगी नहीं। फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत आने आएगी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि राजा साहब, पाकिस्तान और हिंदुस्तान अब दोनों बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं, और उन दोनों दुश्मनों के बीच में एक छोटा सा एक छोटा सा राज्य फंसा हुआ है, जो दोनों के दोनों पाना चाहते हैं। तो यहाँ से हिट हिंदुस्तान भी करेगा आपको, और यहाँ से हिट पाकिस्तान भी करेगा आपको। आप जिंदगी भर तक, आपके आने वाली पीढ़ियां जिंदगी भर तक परेशान रहेंगी। तो अच्छी और मजे की बात यह है कि आप किसी एक के अंदर में शामिल हो जाए। तो लेकिन वो नहीं माना। उन्होंने एक ही बात कही कि नहीं, मैं नहीं मानता, मैं अलग ही रहूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं बिल्कुल अलग ही रहना चाहता हूँ। ये बात आ गई समझ में इतनी? यस सर। तो उसने अपने आप को अलग रखा रखा। वो नहीं माने, खूब कोशिश की, कोशिश करते 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 दिन ये आ गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कर दिए गए। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद कर दिया गया, 15 अगस्त को भारत आजाद कर दिया गया। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का मामला था, वो अभी भी अटका हुआ था। जब अटक गया वो मामला, तो अटका रहा। पाकिस्तान अभी भी भूखा बैठा हुआ था कि किस प्रकार से ये काम किया जाए, लेकिन वो मान के राजी नहीं था। अब वो मान के राजी नहीं था, हरि सिंह को खूब मनाया गया, नहीं माना। एट द एंड एट द एंड तो उस टाइम में जो राजा हरि सिंह थे, उनके जो मुख्यमंत्री थे,
जो उनके जो बहुत समझदार वीरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने एक बात कहा कि राजा साहब कोशिश ये करो कि हम भारत के साथ मिल जाए। बोला क्यों? देखो देखो, आप राजा हैं लेकिन आपकी प्रजा मुस्लिम है, और उससे भी खतरनाक बात यह है कि जो आपकी सेना में जो सैनिक है वो भी मुस्लिम है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके खिलाफ ही विद्रोह कर दे, उस टाइम में आपकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। सर किसने कहा राजा था? वीरेंद्र प्रताप सिंह, उनके सचिव, उनके मंत्री थे, जिसे कहते हैं एक सेनापति। यस सर। उसके सेनापति ने कहा कि भाई साहब आप ऐसा मत कीजिए, देख लीजिए आप राजा, लेकिन राजा अकड़ में था। राजा बोला कि मेरे पास में सेना है बहुत सारी, 10,000 की सेना है मेरे पास में, इतने तोप है मेरे पास में, इतने वो है। तो उसने कहा कि राजा बिल्कुल ठीक है राजा जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि आपकी जो जितनी भी सेना है वो सारी की सारी मुस्लिम है। ऐसा ना हो कि जब बगावत में उतर जाए तो वो मुस्लिम उनका ही साथ देगी और आपको भगने का भी ठिकाना नहीं मिलेगा। राजा कड़ू आदमी, वो ये चाहता था कि मेरा जो सत्ता चलता रहे। और वो भारत में क्यों नहीं मिलना चाहता था, उसका भी कारण था। पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलना चाहता था, उसका भी कारण था। वो अपने बारे में सोच रहा था। वो किस लिए सोच रहा था? वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि भारत एक समाजवादी देश है, लोकतांत्रिक देश है। अगर मैं भारत के साथ में मिलता हूँ तो वहां पर राजा जैसा जैसा कोई सिस्टम है ही नहीं। जितने भी राजा थे वो सारे विलय हो गए भारत सरकार में, और सब फिर इक्वल हो गए। तो मैं वहां जाऊंगा तो भाई मैं राजा नहीं रहूंगा। मुझे अपनी सारी सत्ता सौंपनी पड़ेगी, जैसे हैदराबाद ने सौंपी, जैसे गुजरात ने सौंपी, जैसे त्रावणकोर ने सौंपी, जैसे कोचीन ने सौंपी। त्रावणकोर ने भी थोड़ा आनाकानी की थी, फिर बाद में मान गया था। त्रावणकोर, कोचीन, चेन्नई, यनम, ये सब मान गए थे। मगर उन सारे राजा का जो हाल हुआ वो मेरा भी होगा। वो अब एक नॉर्मल आम आदमी